भाई तो ये हम एस ब्लॉक समझा रहे हैं, थोड़ी शॉर्ट और तेज समझाएंगे हम इसे। तो जो भी ये देखे रिकॉर्डिंग वो समझ जाए कि ये थोड़ा उतना लेंथी नहीं रखेंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, मगर क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। अब देखिए, देखो, एस ब्लॉक के एलिमेंट उन्हें कहते हैं कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into s ऑर्बिटल। भाई दो बातें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप कोई से भी स्कूल में हो, नोट्स में बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ है मैंने। थ्योरी आपको नोट्स से ही पढ़नी है और क्वेश्चन एनसीईआरटी के जरूर करके जाने हैं जो मैंने मार्क करके दिए हैं। ये ग्रुप फर्स्ट है, तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक में आता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप टू में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। जी हर बात समझाऊंगा मैं इसमें, आप फिक्र ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन रखते, इसलिए चैप्टर जल्दी हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप हमें पढ़ने हैं, एस ब्लॉक। फिर ग्रुप 13 से लेके 18 पढ़ना है हमें अगले चैप्टर में, पी ब्लॉक। तो मैं पहले ग्रुप फर्स्ट के बारे में समझा दूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्या याद करना है, ये मैंने नोट्स में लिख के दिया हुआ है और वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s1। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है, अगर नहीं आती है तो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग है। बस आप ये ना कहिएगा कि हम देखेंगे नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, तो आप फिर कहेंगे कि पढ़ेंगे ही नहीं। 3p6 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने 3 एटम्स की लिखी है। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, पहले तो एक चीज करना सीख लो, इसे फर्स्ट शेल कहते हैं, ये सेकंड शेल है। शेल शब्द को सुनो ध्यान से, शेल, जितने ध्यान से मैं बोल रहा हूं, ये फर्स्ट शेल है, ये पूरी सेकंड है और ये थर्ड है। ये फर्स्ट शेल है, ये पूरी सेकंड है और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। शेल कैसे लेनी है वो समझना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक का, वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए इसे एस ब्लॉक कहते हैं। जैसे लिथियम एस ब्लॉक में क्यों आता है, क्योंकि लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है। सोडियम एस ब्लॉक में क्यों आता है, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है। पोटेशियम एस ब्लॉक में क्यों आता है, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है। अब आपको पढ़ने में सहूलियत हो और चीजें याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं एक काम कर देता हूं ये। हालांकि बच्चे 2-3 हैं तो मुझे भी थोड़ा आलस आता है, लेकिन वो आलस छोड़ के मैं आपको कुछ समझा देता हूं। 3 शब्द समझने हैं आपको। जब मैं बोलूं न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका मतलब आपको न्यूक्लियस के साइज से लगाना है। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं बोलूं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपको समझना है न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है। जैसे देखिए, अगर मैं लिथियम से सोडियम पर जाता हूं तो न्यूक्लियस बड़ा होता जा रहा है, पोटेशियम का न्यूक्लियस और बड़ा हो रहा है,
तो किताब में इसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जो न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको मैं एक फिगर से समझाता हूं, देखो। जैसे ये न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, और ये इनर इलेक्ट्रॉन है। ये इनर इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है, होल्ड मतलब अट्रैक्ट करती है। तो लिख दूं मैं न्यूक्लियस ये इनर इलेक्ट्रॉन। अब इनर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन का मतलब है जैसे सोडियम में 1 वाले और 2 वाले इनर है और 3 वाले आउटर है। पोटेशियम में 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले इनर है, 4 वाले आउटर है। इनर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 है, यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 है। तो ऐसे इनर इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं। तो न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ती है। इसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज लगाती है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें भी न्यूक्लियस पकड़ती है। जैसे मैं अगर मान लो कि ये चीज मैं सोडियम के लिए समझा रहा हूं, तो ये तो मैं कह रहा हूं कि ये तो है 1s2 2s2 2p6। सीधी सीधी बात निकल समझनी है। क्वेश्चन के भीतर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं निकालना, उसका कारण है आपका एग्जाम है 16 को, उस हिसाब से हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अभी 10 दिन में हम आइंस्टाइन नहीं बनेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक का क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर पाए। ये इनर इलेक्ट्रॉन है की तरह है, यानी इनर न्यूक्लियस सबको पकड़ती है। ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, जैसे 3s1 सोडियम का। तो जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है वो आउटर को रिपेल करते हैं, और रिपेल तो करेंगे ही क्योंकि इन पर सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना दोनों। तो जब आउटर को रिपेल करते हैं ना इनर वाले, तो आउटर पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगता है। इस रिपल्सन को, यानी आप ऐसे समझिए इस फिगर में कि ये सभी इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहे हैं, यहां पर ये सभी इसको धक्का दे रहे हैं, यहां पर ये इसको धक्का दे रहे हैं। तो लास्ट शेल पर जो ये धक्का लगता है ना इनर वालों का, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो न्यूक्लियस और 4s1 के बीच ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम करते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। ध्यान से सुन लीजिए, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम से पहले आपको कोई भी ऐसा सोर्स मिलेगा जहां आप फुर्सत से ये समझ ले। और मैं कह रहा हूं कि आपके लिए अगर आप सुनेंगे तो याद रखना करना आसान रहेगा चैप्टर को। तो अब मैं ये कहता हूं, आपको समझना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर पर रिपल्सन। जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनका आउटर पर रिपल्सन। अब एक वर्ड और होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किताब यूज करती है इसका, तो पेपर में भी आता है। इसका पहले फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। हम्म तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब वैसे ये होता है कि कितना न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। कितना न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, यानी न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर रही है इन्हें। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन, ओ अट्रैक्शन। अगर आप ये चीजें याद रखेंगे, देखिए आप बेशक ये समझ लें समझते समय कि आप कुछ भी कह लें कि मैंने कौन से वर्ड बोले या ये टफ था, बेशक आप कुछ भी कहें, लेकिन ध्यान से देखिए कि मैं वही बातें समझाऊंगा आगे भी जो मैं फिलहाल समझा रहा हूँ। अब मैं ये कहूंगा कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में, फिलहाल तो एस में जा रहे हैं, ये एस ब्लॉक के लिए ही समझना, सी ब्लॉक में इससे कुछ अलग होता है। फिलहाल तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ब्लॉक में, ग्रुप में, एस ब्लॉक के, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। देखो इनर शेल बढ़ रही है, 1 2 1 2 3, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और देखिए न्यूक्लियस की लास्ट शेल से डिस्टेंस भी बढ़ रही है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। तो एक तरीके से मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। इन दोनों चीजों के बढ़ने से लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घटेगा। यहां लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। यहाँ सबसे कम क्यों है, इससे भी कम इसमें होगा, उससे भी कम इसमें, उससे भी कम इसमें। तो ये कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आपकी तकलीफें आगे बढ़ने ही वाली है, खत्म नहीं होने वाली है। मैं क्लियर बता देता हूँ हर बात, इसलिए इसको देख लीजिए कि आप इसको हैंडल करेंगे। मैंने बड़े प्यार से समझा दिया है, देखिए इसे 15-20 सेकेंड। अब आप ही बच्चे हैं, बाकियों के एग्जाम हो गए, ऑनलाइन में आप बच्चे, ऑफलाइन में भी बच्चे अब कम ही आते हैं, बहुत कम। अब सुनिए अब आपको दो बातें समझनी है इन शॉर्ट। मैंने हमेशा बताया आपको कि थोड़ा जल्दी समझना है। पहली चीज, इस चैप्टर में आता है एटॉमिक साइज। अगर आपको कभी भी लगे कि मुझे एटॉमिक साइज ठीक से समझना है, 4-5 रिकॉर्डिंग है हमारी फर्स्ट टर्म की, देखना सब कुछ समझ में आने लगेगा। और एक है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज मुश्किल है जो पूछे, काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। इसका कारण है कि जो नीचे एटम होते हैं उनका लास्ट शेल पर अट्रैक्शन कम होता है। तो लास्ट शेल पर अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक पाए जाते हैं। ये रीजन है 11th जैसा। और 10th जैसा ये है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो डिस्टेंस बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर। लेकिन 11 जैसा ऐसा है, सेम रीजन ये लिखना है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, रीजन बताना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ शेल, जिससे लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन नीचे की तरफ अगर घटेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर दूर दूर तक पाए जाएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये होती क्या है देखिए, ये 11th के फर्स्ट टर्म में आती है। कई बच्चों ने 11th में फर्स्ट टर्म में ट्यूशन ही नहीं पढ़ा है, खास बात तो ये है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 एटम लिए हमने, नीचे वालों में भी होते हैं, इसमें 5s1, इसमें 6s1, इसमें 7s1।
अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घटता है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को लिथियम से बाहर करना हो तो न्यूक्लियस इसे पकड़ के रखती है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाहते हैं तो एक ऐसे समझिए कि मान लो मैं इसे खींच के बाहर कर रहा हूं, हालांकि हम इसे हीट देके बाहर निकालेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं इसे खींच के बाहर निकाल रहा हूं। तो मुझे किसको निकालने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? उसे जो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है, और वो है ये। तो ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घट रहा है, इसीलिए ऊपर वालों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सेम रीजन है। पहले तो ये दो चीजें मैंने बिल्कुल सिंपल बना दिया आपके लिए, आप इसे रीड भी करेंगे समझ आएंगी, लेकिन आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि कुछ भी, अभी मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, पूछिए कुछ पूछना है तो। अगर आपको समझ आ रहा हो कि कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए, ऐसे बैठिए ना बहरों की तरह बिल्कुल के हमें तो बस सुना दो। ठीक, अब आपने नहीं क्वेश्चन किया है तो मेरे समझ आता है कि आपके समझ आया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। अब सुनना मेरी बात आगे ध्यान से, आप इसे भूलेंगे नहीं इस बात को कि ग्रुप में एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घटता है। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, अब सुनिए, अच्छा एक ना हाइड्रेशन एनर्जी होती है, या इसे थोड़ी देर रुक जाओ, चलो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो। इसमें बहुत से ऑर्डर आते हैं लगाने के लिए, ये सभी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी। आप उन्हें कैसे नोट्स समझ रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो याद करने की, इसीलिए उनकी कॉपी करा लीजिए जल्द से जल्द। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें दो तीन चीजें पढ़नी है, जैसे डेंसिटी, एमटीबीटी, जैसे फ्लेम कलरेशन, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्हें मैं महा इजी करके बताऊंगा ताकि आपको ये याद करते बने आसानी से। देखिए, सबसे पहले ये याद कीजिए कि लिथियम से सीजियम तक डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगर आप डेंसिटी को ना समझ पाए तो कुछ मैं आपके दिमाग में डालता हूं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ही अंदर से हार्ड लगते हैं, जिन्हें दबाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, उनमें सुई घुसाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इवन उन्हें तोड़ना कुछ भी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें पार्टिकल बहुत पास पास लगे होते हैं और ऐसे में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, तो उन्हें अलग करना मुश्किल रहता है, स्पेस नहीं रहता है, और ऐसी चीजों का वजन भी ज्यादा आता है। थोड़ा सा लोगे और भारी लगेगा। जैसे बट्टे देखे हैं, 500 ग्राम के छोटे छोटे होते हैं और काफी वजन होता है उनमें। गोल्ड की छोटी सी ब्रिक ही 2 किलो की होती है, देखने में बड़ी हल्की लगती है लेकिन काफी भारी होती है। तो डेंसिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए एक तरीके से कि आपको अंदर से कितना हार्ड लगे, कुछ ऐसा। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है। डेंसिटी नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होती है, ये ऑर्डर याद रखना है। देखो इसका कारण क्या है,
रीजन बहुत ही मुश्किल आएगा बस, लेकिन आपको याद रखना है कि डेंसिटी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है। अगर आप नीचे जाते हैं तो मास इंक्रीज होता है। इसका मतलब लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, तो नीचे जाने पर मास बढ़ेगा। और अगर नीचे वाले एटम बड़े हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन मास ज्यादा बढ़ रहा है वॉल्यूम के मुकाबले, इसीलिए तो डेंसिटी बढ़ रही है। दोनों चीजें बढ़ रही हैं नीचे जाने पर, मास भी वॉल्यूम, लेकिन ज्यादा क्या बढ़ रहा है, मास। तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये रीजन मुश्किल आता है लेकिन डेंसिटी का ऑर्डर आता है। एक चीज याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में इस तरफ पाए जाते हैं एक्सट्रीमली लेफ्ट में। और दो चीजें याद रखना हमेशा काम आएंगी। एक तो इनमें कुछ खासियत होती है। सबसे पहला, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है। दूसरी चीज, लीस्ट एमपीबीपी, इनका एमपीबीपी सभी मेटल्स में सबसे कम होता है। तीसरा, लोवेस्ट डेंसिटी, ये तीन चीजें इनकी बहुत लोवेस्ट होती है। और चौथी भी लिख देता हूं, लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनके लास्ट शेल पर अट्रैक्शन सबसे कम होता है। इसको थोड़ा समझा रहा हूं, जैसे थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये मिलेंगे। अगर आप लिथियम से राइट जाएंगे तो बेरिलियम मिलेगा। अगर आप राइट में बढ़ते हैं लिथियम वाले पीरियड में, सोडियम वाले पीरियड में या पोटेशियम वाले पीरियड में, तो आप अगर राइट में बढ़ेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, एमपीबीपी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इनका सबसे कम होता है अपने पीरियड में, लिथियम का सबसे कम होता है अपने पीरियड में, सोडियम का सबसे कम होता है अपने पीरियड में, सीजियम का सबसे कम रहता है। ये याद रखने वाली बात है। सुनो, इनमें वीक मैग्नेटिक बॉन्डिंग होती है, डायरेक्ट याद रखिएगा इसे। लेकिन इसका एक रीजन है छोटा सा, थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा याद रखिएगा। आपको हो सकता है अभी मैग्नेटिक बॉन्डिंग की इतनी नॉलेज ना हो क्योंकि ये चैप्टर 4 और 5 में आया था। अभी हम मैग्नेटिक बॉन्डिंग पर उतना वो भी नहीं रखेंगे, लेकिन इतना समझो, दो लिथियम एटम कितनी पावरफुली जुड़े होंगे। अगर मैं प्योर लिथियम लेता हूं, थोड़ा सा और समझाता हूं, वेस्ट ना कीजिएगा, मीनिंग ऐसा ना कीजिएगा कि आप कभी याद ही ना करें इसे। दो लिथियम के एटम कितनी पावरफुली जुड़े हुए हैं। जैसे लिथियम है तो दो लिथियम एटम कितनी पावरफुली जुड़े हुए हैं, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक बॉन्डिंग पर। अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक बॉन्डिंग। क्वेश्चन आएगा जी इसका। अब मैग्नेटिक बॉन्डिंग कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है एक तो साइज पर। स्मॉलर साइज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बॉन्ड, जितना साइज छोटा होगा मैग्नेटिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अगर आप लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पर जाएं तो साइज बढ़ रहा है। साइज अगर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक बॉन्ड डिक्रीज होगी। साइज बढ़ेगा तो मैग्नेटिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेटलिक बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होती है, या ये कह लीजिए चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा मेटलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन को मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटलिक बॉन्ड डिपेंड करता है साइज पर। जिनका साइज छोटा होता है उनकी मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, छोटा साइज स्ट्रांग मेटलिक बॉन्ड, और उल्टा कर देना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही चार्ज ज्यादा होगा। जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं तो इस पर एक ही चार्ज आता है Li+। अब सवाल यह है कि इनकी मेटलिक बॉन्डिंग वीक क्यों है। इनकी मेटलिक बॉन्डिंग वीक इसलिए है क्योंकि इसके दो कारण हैं। इसकी नहीं, इन सबकी बता रहा हूं, सबकी वीक है दूसरों के कंपेयर में, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। पूरी टेबल में साइज राइट साइड घटता है और ये लेफ्ट साइड है, और चार्ज यूनिपॉजिटिव चार्ज, इनके कैटायन पर एक ही चार्ज होता है, यानी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो तो इनकी स्ट्रेंथ भी मेटलिक बॉन्डिंग की ज्यादा होगी। इस वजह से इनका एमपीबीपी भी लो है, क्योंकि इनकी मेटलिक बॉन्डिंग वीक है तो इनका एमपीबीपी भी लो आता है। सुनना इसे बार बार और मेहनत करोगे इस पर तो क्वेश्चन जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल अनसुनी लगने लगती हैं, जैसे साइज वगैरह, ये बेटा इकट्ठी हो रही हैं, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म तक आई है। अगर मैं इन छोटी छोटी चीजों के पीछे पढ़ूंगा तो मैं वो समझा ही नहीं पाऊंगा जिस पर क्वेश्चन आएगा। फिर तो मैं बस इसको ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया समझा के चला जाऊंगा। इसलिए ये चीजें आपको हैंडल करनी है। अगर इतना अभी तो टाइम है, हो सके तो अगर आपको ये चीजें समझ ना आती हो कि सर मेरे को ये क्लियर नहीं रहता है साइज वगैरह, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग है 4। आप चैप्टर 3 की रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ उसमें घटेगा नहीं। 2 चैप्टर है, कुछ तो फायदा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा समझाने में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हमने समझा क्या है, हमने समझा है कि इनका एमटीबीपी लो है, यहां लिखा है लीस्ट एमटीबीपी। उसका ये कारण है मेटलिक बॉन्डिंग वीक है। अब हमें 2 चीजें समझनी है, 3 4 फ्लेम कलरेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए सर। अब सुनिए, फ्लेम कलरेशन का मतलब होता है कि अगर आप इन्हें फ्लेम में डालेंगे तो ये कलर देंगे। मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। जैसे ये फ्लेम है और इसका कलर है, जैसे नॉर्मल कलर होता है फ्लेम का, जैसे मान लो ये ब्लू है फ्लेम। अगर आप इसमें सोडियम डाल देते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो ये सोडियम है, थोड़ा सा सोडियम डाल दो तो कलर चेंज हो जाएगा फ्लेम का। ऐसा बहुत बार होता है, हम अरे चम्मच भी डालते हैं ना स्टोव में तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। तो इसे फ्लेम कलरेशन कहते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए जो समझ में आए सेटिस्फैक्टरी, इसके लिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम की जानकारी होनी चाहिए सेकंड चैप्टर में। मगर आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। लेकिन मैं इसलिए आपको ये बता देता हूँ कि अच्छे से समझने के लिए, तो आपको, ताकि आपको रियलाइज हो कि इसे, इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपने पहले की चीजें ठीक से हैंडल नहीं की है, इसलिए वो थोड़ा कम समझ में आता है। अब सुनिए क्या चीज है। हमने ये पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, जैसे फ्लेम से एनर्जी दे रहे हो,
तो फ्लेम में क्या होती है? लाइट, रेडिएशन। फ्लेम में लाइट होती है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लेम से फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटोन फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर नहीं बना रहता है, वापस नीचे भी आता है। जब वो नीचे आता है तो वो अलग अलग कलर के फोटोन्स को रिलीज करता है। हो ये रहा है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट नहीं करते हैं। कौन? सभी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आप दूसरे ग्रुप के कंपेयर में इनकी बात करें तो इनके लास्ट शेल पर अट्रैक्शन कम होता है। तो फ्लेम इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है। फ्लेम एक्साइट डियर इलेक्ट्रॉन। एक्साइट होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ऊपर जंप करवा देता है इनके एटम्स में। जैसे सोडियम को मैंने फ्लेम में रखा, तो सोडियम के अंदर के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर बड़ी बड़ी शेल्स में जंप कर गए। जब ये वापस आएंगे, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप बैक, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, दे इम्पार्ट कलर, रेडिएशन, दे इम्पार्ट रेडिएशन या फोटोन। इनके अंदर से क्या निकलेंगे? फोटोन। तो दरअसल अब इस स्टोरी को ऐसे सुनिए, जब आपने सोडियम को फ्लेम में रखा तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पर जंप कर गए एनर्जी लेके। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे गिरते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स में से फोटोन निकलते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं और वही फोटोन आपको अलग अलग कलर में नजर आने लगते हैं, इसीलिए फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर ये है कि ये फ्लेम में कलर इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और फ्लेम की एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। इतनी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं पर एक चीज समझा देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी उसी चैप्टर में आता है सेकंड में, लेकिन ये समझ आ जाता है एक फिगर से। अगर आप कोई मेटल की प्लेट लेते हैं जैसे पोटेशियम, आप इस पर लाइट डालते हैं तो लाइट के धक्के से, पुश से, लाइट की एनर्जी से पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। यानी लाइट पोटेशियम पर पड़ती है और पोटेशियम के एटम्स पर पड़ती है। पोटेशियम के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुश कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर हो जाते हैं। इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट से और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से, यानी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दिया। तो ये फिनोमिना ये क्यों दिखाते हैं पेपर में आ जाता है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो लाइट जैसे इन पर पड़ती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से इनके अंदर से इजेक्ट हो जाता है। सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना, सबसे मुश्किल लिथियम में से है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब आपको लिखा मिलेगा नोट्स में। सबसे आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा सीजियम, क्योंकि सीजियम की आयोन, देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन घटता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली निकाला जा सकता है। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन सीजियम में से निकाले जा सकते हैं, तो सबसे अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम दिखाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम्म अब आइए देखिए, कुछ चीजें समझा रहा हूं। या शायद ये चीजें अगली क्लास तक आएंगी, मे बी, या आज आ जाएंगी। हाँ, आज आ जाएंगी। देखो भाई, कुछ चीजें सिखा रहा हूं, अच्छा होगा कि आप इनको सीख लें। हाइड्रेशन एनर्जी,
बहुत आता है पेपर में। देखो क्या होता है, जैसे ये सोडियम है, मैं इसको पानी में डाल रहा हूं, ये टपका दिया मैंने पानी में। पानी में डालने पर सोडियम के एटम्स अलग हो जाएंगे, इसीलिए जी लिखा होता है। जी का मतलब है एटम सेपरेट हो गए हैं। ये कुछ ऐसा था, सोडियम सॉलिड और ये सोडियम गैस। जब एटम अलग होते हैं तो प्रोसेस को कहते हैं एटोमाइजेशन। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसे एटोमाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी लगती है यानी चाहिए, रिक्वायर है। अगर एनर्जी रिक्वायर है तो ये एनर्जी मिलेगी कहां से सोडियम को? पानी देगा। पानी में गया ना, ये पानी में जाकर टूटा तो ये एनर्जी इसने पानी से ली है टूटने के लिए। जो एनर्जी इसने पानी से ली है वो कैसे ली है, सुनिए। सोडियम जब जी में बदलेगा Na, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मेटल दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आते ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने लगता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा Na+। जी, इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर सोडियम के एटम्स को, सोडियम कैटायंस को पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे, यानी पानी के मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर लेंगे, पकड़ेंगे। तब यहां लिखा आएगा AQ। AQ का मतलब आयन को पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन हो जाना और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, ये रिक्वायर है। अब कोई एटम पानी में कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो डिपेंड करता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी कम है और रिलीज कितना ज्यादा। यानी ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज होगा, ये डिपेंड करता है कि रिक्वायर कम से कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी यानी रिलीज ज्यादा से ज्यादा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा हो तो उसका कारण होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। अब हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? छोटे कैटायन की। जो छोटा कैटायन होगा उसे पानी जल्दी अट्रैक्ट करता है। स्मॉलर कैटायन हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, यानी हाईएस्ट हाइड्रेशन का मतलब हो गया मोस्ट नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव। लिख दूं मैं मोस्ट नेगेटिव। यहां नेगेटिव मैथ वाला नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का मतलब रिलीज। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि लिथियम के सॉल्ट में पानी क्यों होता है? लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड क्यों है? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। यानी लिथियम जब पानी के अंदर जाता है या लिथियम जब पानी के संपर्क में आता है तो पानी लिथियम को काफी पावरफुली अट्रैक्ट करता है। तो इसके दो आंसर, एक तो ये ऑर्डर समझना है कि भाई ऑर्डर ऑफ डेल्टा HYD हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी Li+ की है, फिर Na+ की, फिर K+ की, फिर Rb+ की, फिर CS+ की सबसे कम है। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है पेपर में 100% आएगा। अब इसका काम है हमें आगे, ये नहीं कि ये यहाँ खत्म हो गया, इसका बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी। इसलिए गलती से भी ऐसा नहीं करना है, इसको भूलने की गलती नहीं करनी है। अगर आप इसे पढ़ के अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं
काम मेरा 100 बार ये बताना है कि इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है। आपका काम है आप याद रखें, नहीं रखेंगे तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस पर कोई सवाल पूछना है, बताइए। इसका क्वेश्चन कैसा आता है मैं अभी बता रहा हूँ। एक आएगा सबसे पहले, अब सुनिए। एक सवाल आता है, पहला, वाई लिथियम सॉल्ट आर हाइड्रेटेड। लिथियम के सॉल्ट में पानी क्यों होता है? तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लिथियम के सॉल्ट ऐसे दिखेंगे, LiCl.2H2O, ये हाइड्रेटेड वाटर होता है। पानी को अट्रैक्ट करता है लिथियम, छोटा साइज है, छोटे कैटायन ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। वाई लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड। दूसरी चीज, वाई लिथियम इज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर। पानी में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? इसका आंसर तो बड़ा छोटा है पहले वाले का, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि लिथियम जब पानी के संपर्क में आता है तो पानी इसे पावरफुली अट्रैक्ट करता है, जिससे काफी एनर्जी रिलीज होती है। जिन प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। यानी लिथियम कैटायंस को अगर पानी अट्रैक्ट कर ले तो इस प्रोसेस में काफी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है और पानी इसके साथ रहता है। नीचे वाले का भी सेम रीजन है, मगर एक बात समझा दो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरों का रिडक्शन। यानी लिथियम, मैं आपको इसका आंसर लिख कर दे, इसका हिंदी में क्वेश्चन लिख के दे दूं कि लिथियम दूसरों का रिडक्शन बहुत जल्दी कर देता है पानी में। अब वो पानी में तो ऊपर लिखा ही है, बहुत जल्दी कर देता है। ये पूछ रहा है वो आपसे, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये आपके मोहल्ले दिल्ली की भाषा है। वहां आप कहाँ रहते हैं तो वहां ये ऐसी लैंग्वेज ना चले, तो इसलिए ऐसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? यानी लिथियम दूसरों का रिडक्शन बहुत जल्दी कर देता है। तो रिडक्शन कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो अपना ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो दूसरों का रिडक्शन करता है। यानी ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि लिथियम पानी में इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर देता है। ये देखो, सामने एक आदमी खड़ा है, मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसको पकड़ा दूंगा, जबरदस्ती मार पीट के उसे इलेक्ट्रॉन पकड़ा दूंगा। उसे इलेक्ट्रॉन पकड़ा दूंगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उसका रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन मैंने कराया क्योंकि मैंने उसे इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने पर उसका रिडक्शन होगा। तो जिसे रिडक्शन, जो रिडक्शन करवाता है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी देगा उतना आसान होगा रिडक्शन करवाना। तो लिथियम पानी में जल्दी इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? क्योंकि लिथियम में एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है। क्योंकि स्मॉलर साइज एलाई, क्योंकि लिथियम कैटायन का साइज छोटा है, स्मॉलर साइज ऑफ एलाई प्लस रिलीज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलती है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलने से जो रिक्वायर है एनर्जी का वो आसानी से पूरा हो जाता है, और ये प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है। बताइए समझ आया या आपको इसमें कुछ पूछना है?
आगे समझा रहा हूँ वरना। सही है, सर लास्ट दोबारा वाला बता पार्ट दीजिए। एक बार बता दीजिए। अरे अच्छा, लास्ट में क्या बोला था मैंने कि लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। देखो मैं बता देता हूँ, सुनो। वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी है आपका। लिथियम दूसरों का रिडक्शन बहुत जल्दी कर देता है, क्वेश्चन का मीनिंग है। मैंने आपको समझाया कि जो दूसरों का रिडक्शन कर देता है वो होता है जो अपना ऑक्सीडेशन करे, या इन सिंपल लैंग्वेज लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी मैं लिथियम हूं और सामने एक आदमी खड़ा है, तो मैं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूं, यानी मैं उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसका रिडक्शन करवा दूंगा। यानी मुझ में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये सवाल है क्यों कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है। बच्चे कहेंगे ये तो कहीं नहीं लिखा कि इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा है। अभी तो मैंने समझाया कि ये इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी क्यों लिथियम की ज्यादा है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है। लिथियम पानी में जाता है, पहले वो उसके एटम्स अलग होते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, और पानी क्योंकि उसे पावरफुली अट्रैक्ट करेगा लिथियम को, तो पावरफुली अट्रैक्ट करेगा क्योंकि लिथियम छोटा होता है, तो लिथियम पानी के साथ मिलकर काफी एनर्जी रिलीज करवा लेता है, क्योंकि लिथियम और पानी का अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो लिथियम और पानी का अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो जो रिक्वायर एनर्जी है वो आसानी से पूरी हो जाती है, क्योंकि रिलीज वाली तो रिक्वायर में लगानी है और रिलीज ज्यादा होगी। तो अरे मेरे को इतने पैसे रिक्वायर हैं कहीं जाने के लिए, घर वालों ने इतने रिलीज किए, तो रिक्वायर जो है वो रिलीज जो है वही तो रिक्वायर में यूज करूंगा मैं। रिलीज ज्यादा है तो जो रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी हो रही है लिथियम की। अब आया समझ? यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। भाई हाइड्रेशन एनर्जी टॉपिक नहीं भूलना है अपने लिए। देखिए जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं आप उन्हें याद करेंगे तो वो बड़ी जल्दी याद होने लगेंगे। आपको आंसर वाली बुक लेनी है या मुझसे बता देना, तो मैं आंसर ऐसी बुक से भेजूंगा जिसके आंसर अच्छे हों लिखने में। तो भैया अब आगे सुनिए। अच्छा, ये चीज मैं आज ही बता दूं, अच्छा रहेगा। अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूं, उसके बाद एस ब्लॉक खत्म करने में सिर्फ एक क्लास लगेगी, फर्स्ट ग्रुप। फिर सेकंड ग्रुप में एक, टोटल 3 एक क्लास लग सकती है इसमें मुश्किल से। देखो पहले मैं पंखा बंद कर दूं, ठंड लग रही है। अब सुनो, अच्छा जैसे हैलाइड्स है, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। तो हैलाइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट का क्या मतलब होता है सुनना। भाई बड़े आराम से समझाऊंगा, 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे इसके बिना। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं चैप्टर क्या पूछ रहा है और क्या पढ़ाया गया है। इसलिए बड़े प्यार से अगले 15-20 मिनट की बात सुनते रहना मेरी, आपका ही फायदा है। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, हैलाइड्स का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है FClBr। तो जब आपसे कोई कहता है हैलाइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, तो एक्चुअली मैं वो आपको ग्रुप फर्स्ट के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा रहा है। जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन आ गया ना साथ में, हैलाइड आ गया। पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड,
जैसे लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो ये हैलाइड होते हैं, आपको दिख गया होगा, ऐसे दिखते हैं हैलाइड। सब में लगाते रहिए KCl KBr, इतना तो मुझे लगता है आप जानते होंगे। अच्छा, ये कंपाउंड कैसे है? ये आयनिक कंपाउंड है, नोटिस करना बहुत ध्यान से, ये आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इनका अगला हिस्सा मेटल है, जैसे NaCl, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसमें Na एक मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन लेता है, Na प्लस बनता है और Cl माइनस। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं या किताब आपसे ये कहे, अब ये खत्म हो गई बात, ये आयनिक कंपाउंड है, आप समझ गए। कैटायन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एनायन ने लिया। आप इसमें सवाल भी कर सकते हैं जब मैं समझा चुका हूं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि वाई कंपाउंड ऑफ lithium are covalent in nature। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो लिथियम के कंपाउंड है ये कोवैलेंट क्यों है? क्या ये सच में कोवैलेंट है? नहीं, ये भी आयनिक है, मगर इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर है, यानी ये थोड़े आयनिक है और थोड़े कोवैलेंट। ये क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर में। अभी ये लिथियम पर आया है, अगले ग्रुप में ये बेरिलियम पर आएगा। आप इसको समझिए, इसके पीछे पढ़ते हैं और इसका क्या चक्कर है समझने की कोशिश करते हैं। अब सुनिए, जो लिथियम है ना, जैसे एक स्टोरी सुनो, लिथियम और आयोडीन की स्टोरी। जो लिथियम और आयोडीन है, इसमें लिथियम ने आयोडीन को इलेक्ट्रॉन दिया, इससे लिथियम पर प्लस चार्ज आ, आयोडीन पर माइनस। आयोडीन एक बड़ा एटम, तो उसका ऐसा फिगर बना लो। ये मैं दिखा रहा हूं आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो दूर दूर तक फैले हैं। देखो, पहले तो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक चीज जरूर नोटिस करना, आयोडाइड बड़े साइज का एनायन है और ये बहुत छोटा है। पहले तो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयोडीन ने ले लिया। अब इनमें अकल तो होती नहीं है, ब्रेन तो होता नहीं है इनके अंदर। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन देने पर वो बन गया कैटायन। अब वो कैटायन बन गया तो वो अट्रैक्ट कर रहा है आयोडीन को वापस। तो लिथियम अट्रैक्ट क्यों कर पाता है? क्योंकि लिथियम स्मॉलर कैटायन, छोटा कैटायन, और जो छोटा कैटायन होता है ना, उसमें हाई अट्रैक्टिंग पावर होती है। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, अभी भी हमने कुछ देर पहले ये समझाया है। लिथियम छोटा कैटायन है, उसमें हाई अट्रैक्टिंग पावर होती है। तो लिथियम क्या करता है, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी पहले तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, बाद में ऐसा कर देता है। इससे इलेक्ट्रॉन लिथियम और आयोडीन के बीच आ जाते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच होते हैं तो वो कंपाउंड कोवैलेंट बन जाता है। यानी जब भी आपसे ये पूछा जाए कि लिथियम का कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट क्यों है, तो उसका कारण है छोटा कैटायन, हाई अट्रैक्टिंग पावर। मगर हाई अट्रैक्टिंग पावर नहीं लिखना है, लिखना है हाई पोलराइजिंग पावर। अगर आप पोलराइजिंग पावर नहीं लिख पाए तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा।
आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको क्या लिखना है और कितने क्वेश्चन आएंगे, सब नोट्स में लिखा हुआ है। बताइए, समझ आया? यस सर। यस सर। अब एक काम करना है, जब ये समझ ही लिया है तो एक बात और समझ लेनी है, चेक करना है अपने आप को, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये तुम्हें समझ आया है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लो इसका। भाई अपने आप को चेक करना है, अपनी मुश्किलें कम करनी है आगे के लिए। जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो याद करने हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा याद कर सके उतनी ही आसानी होगी आपको रीजनिंग लिखने में या बना के लिखने में। उल्टा सीधा नहीं पेलना है कि उसने पूछा कुछ और है और तुम लिखे हो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी पूछ रहा है, वो कलर। ऐसा नहीं, कलर पूछे तो कलर पे ही बना के लिखना है या उसी के बारे में लिखना है। सुनो, अगर लिथियम के सामने क्लोरीन खड़ा हो और लिथियम के सामने क्लोरीन खड़ा है, या लिथियम के सामने ब्रोमीन खड़ा है, या लिथियम के सामने आयोडीन खड़ा है, तो आपको क्या लगता है इनमें से किसके इलेक्ट्रॉन लिथियम सबसे ज्यादा खींच सकता है? बताओ। सर आयोडीन के। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बड़ा साइज है। तो ये तो वो पूछेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसके खींच सकता है, ये बताओ इनमें कोवैलेंट सबसे ज्यादा कौन है? इन चारों कंपाउंडों में से LiF, LiCl, LiBr, LiI, चार कंपाउंड है, इनमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन है? सर LiG। LiI। देखो मैं समझाता हूं। आपने कहा फ्लोरीन छोटा साइज है, स्मॉलर एनायन। छोटे साइज के एनायन के इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल होता है, बड़े साइज के एनायन के इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होता है। सवाल है ये कैसे पता लगता है कि कंपाउंड कोवैलेंट है या नहीं? देखो ये तो पता नहीं लगेगा, ये तो वो आपसे पूछेगा कि ये कोवैलेंट क्यों है, तब आपको पता लगेगा कि ये कोवैलेंट है, तो इसका आंसर करना है। देखो कंपाउंड कोवैलेंट क्यों हो रहा है? कोवैलेंट कंपाउंड पता है कौन सा होता है? जब जो इलेक्ट्रॉन लिथियम ने दिया है वो आयोडीन की तरफ रहे और आयोडीन वाले भी आयोडीन की तरफ रहे। अगर इलेक्ट्रॉन बीच में आने लगे तो इसे कहते हैं शेयरिंग। तो लिथियम क्या कर रहा है, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बीच से खींच रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीच में आने लगते हैं तो इसे कहते हैं शेयरिंग हो जाना, और ऐसे में कंपाउंड कोवैलेंट होने लगता है। तो आप ही बता रहे हैं कि आयोडीन बड़ा एनायन है तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जा सकते हैं, तो ये कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवैलेंट है। फ्लोरीन एक्चुअली में कोवैलेंट कंपाउंड है ही नहीं, बल्कि इसमें लिथियम है, लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना नामुमकिन है। तो इन सभी में लिथियम फ्लोराइड सबसे कम कोवैलेंट है, लिथियम क्लोराइड ज्यादा, लिथियम ब्रोमाइड और ज्यादा, लिथियम आयोडाइड और ज्यादा। भैया आया ही समझ में? लास्ट ही चल रहा है, कुछ बताते रहो, कुछ ज्यादा समझ में आ जाए, क्या पता। अब एक और आंसर करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक था जी, उसके बाद आप टॉपिक को सीधा सीधा समझ सकते हैं। ये बताओ इनमें कौन ज्यादा कोवैलेंट है? LiCl या KCl? सर LiCl। सर LiCl। क्योंकि LiCl में जो लिथियम है उसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में ज्यादा खींच सकता है, और पोटेशियम की लो पोलराइजिंग पावर है।
इस तरीके का चैप्टर है ये। हम आगे और स्पीड में इसे समझाएंगे। इसे जल्दी ही खत्म कर लिया जाए 15 तारीख तक तो अच्छा है, इसलिए तो हम इसे आगे भी और स्पीड में समझाएंगे। तो आप जरा इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिए कि आप इसे पढ़ कर आइए। आज आप इसे इतना ही रहने दीजिए, आगे देखते हैं अगली क्लास में। वैसे मैंने काफी चैप्टर ही समझा दिया है, 1/4 कर दिया है बिल्कुल। चलिए।